हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं और इनका फोटोसिंथेसिस पर किस प्रकार का इफेक्ट होता है जानेंगे आज के वीडियो में। चलो, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो अनेक एक्सटर्नल व इंटरनल फैक्टर से प्रभावित होती है। इस विषय में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डिफरेंट फैक्टर्स के इंटरेक्शन पर भी निर्भर करती है। तो 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जो फैक्टर्स थे उनके मिनिमम और मैक्सिमम और ऑप्टिमम की मात्रा का निर्धारण किया था, क्योंकि उस समय तक वैज्ञानिकों को कारकों की पारस्परिक क्रिया का ज्ञान ही नहीं था। अतः उन्होंने अपनी स्टडीज़ में यह देखा कि एक फैक्टर का अनुकूलम मात्रा स्थिर न रहकर घटती बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल, हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुकूलन सांद्रता को देखें, प्रकाश सिंथेसिस प्रकाश की अपेक्षा वो अधिक होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, और एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट आता है। कुल मिलाकर हमें लाइट, वेवलेंथ, CO2, टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, क्लोरोफिल कंसंट्रेशन और पॉल्यूशन व इत्यादि के बारे में हमें बात करनी है। यदि हम लाइट के बारे में बात करें, लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में संचित ऊर्जा का जो मेन सोर्स होता है वो लाइट होता है। अतः लाइट से इस क्रिया का प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि पत्तियों पर पहुंचने वाली जो कुल लाइट का 80 से 85 मान लीजिए 85% उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि जो 12% है वो पत्तियों की सतह से रिफ्लेक्ट हो जाता है और 5% जो लाइट है वो ट्रांसमिट होता है। अवशोषित लाइट का 0.5 से 3.5% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है तथा शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो हम लाइट को देखें तो लाइट के अंतर्गत 3 फैक्टर अपने आप में हो सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी हो सकती है, लाइट का ड्यूरेशन हो सकता है और लाइट की क्वालिटी हो सकती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी का। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड गो अप एज इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी में और फोटोसिंथेसिस में एक वो क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब उसमें सीधा संबंध हम मान सकते हैं। लाइट की एक निश्चित इंटेंसिटी पर रेस्पिरेशन की क्रिया में CO2 की मात्रा फोटोसिंथेसिस में उपयोग की जाने वाली CO2 की मात्रा के बराबर होती है। ये स्थिति संतुलन कहलाती है, यानी कि कंपनसेशन पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। बिकॉज द मोर लाइट ए प्लांट एब्जॉर्ब, द मोर फोटोसिंथेसिस कैन अकर, which will lead to the production of more ATP. However, very high intensities slow down the rate as it bleaches the chlorophyll. तो अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट हम डाल दें उसमें, ड्यूरेशन की भी हम इसमें बात करें, यदि बहुत देर तक हम एक हाई इंटेंसिटी की लाइट उस पर डाल रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा होता है और मीजोफिल की जो सेल्स उसमें वाटर की कमी भी हो जाती है और क्लोरोफिल भी नष्ट होने लगता है, क्लोरोफिल जलने से लगता है, उसकी ब्लीचिंग हो जाती है। नॉर्मल सनलाइट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर ए नॉर्मल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो एक प्रकार से जो नॉर्मल लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस की नॉर्मल रेट के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से हम इसको ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी। तो ये तो बात रही लाइट इंटेंसिटी की। अगला फैक्टर हम लेंगे वेवलेंथ। डिफरेंट कलर्स ऑफ different color of light can affect how much photosynthesis can occur, because only certain color are absorbed. The more color that is absorbed, the more light that is absorbed.
which will lead to more photosynthesis and eventually more ATP. Photosynthesis depends upon absorption of light by pigments in the leaves of plant. The most important of these is chlorophyll A. जो वेवलेंथ होती है, यानी कि हम क्वालिटी की यदि हम बात करें, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइट हम देखें तो लाइट की केवल जो विजिबल स्पेक्ट्रम है अर्थात यानी 350 से 750 nm की जो वेवलेंथ ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया को प्रभावित करती है। इंफ्रारेड तथा अल्ट्रावायलेट रेज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट द्वारा अवशोषित नहीं होती है। यद्यपि 575 से 720 nm के बीच की जो वेवलेंथ है फोटोसिंथेसिस के लिए अनुरूप है, परंतु सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस 700 nm यानी कि जो रेड लाइट होती है उसमें होता है। हरी लाइट में सबसे कम होती है। सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस जो होगी वो रेड लाइट में। तो ये वेवलेंथ की बात आई। अब हम बात कर रहे हैं CO2 की। As carbon dioxide concentration rise, the rate at which sugars are made by the light dependent reaction increase. However, in the atmosphere, the concentration of carbon dioxide ranges from 0.03 to 0.04%. However, it is found that 0.1% of carbon dioxide in the atmosphere increase the rate of photosynthesis significantly. This is done in greenhouses where plants are grown under controlled condition, obtaining CO2 from gas burner. यदि हम देखें तो वातावरण में जो CO2 की सांद्रता है वो 0.035% यानी कि 350 ppm होती है, जो एक लिमिटिंग फैक्टर है। यदि कोई कारक लिमिटिंग ना हो तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा सांद्रता होती है 0.035%, यदि उसे हम बढ़ाकर 1.0% तक बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होने पर फोटोसिंथेसिस की रेट में कमी, की जो रेट में जो कमी हो रही है फोटोसिंथेसिस की, वो प्रकाशीय श्वसन की यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की रेट के बराबर होने तक होती है। अर्थात इस स्थिति में CO2 की अवशोषित व जो लिबरेटेड मात्राएं होती हैं वो बराबर होती हैं। CO2 की संतुलन प्रकाश तीव्रता यानी कि CO2 का कंपेंसेशन पॉइंट इसको बोलते हैं। यानी कि वातावरण में CO2 की अत्यधिक उच्च सांद्रता पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज भी रुक जाता है और फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम हो जाती है। तो ये रहा फोटोसिंथेसिस पर CO2 का प्रभाव, किस प्रकार से CO2 फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट डालती है। अगला फैक्टर ये इसको दिखाया गया है CO2 के कंसंट्रेशन को, जैसे फोटोसिंथेसिस की रेट पर CO2 की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। ब्लैकमैन ने भी एक लिमिटिंग फैक्टर लॉ बनाया था, ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर इस प्रकार से बना था। बात करते हैं टेम्परेचर की। The temperature has an effect on the rate of photosynthesis. An optimum temperature ranging from 25 degree centigrade to 35 degree centigrade is required for a good rate. Photosynthesis की एक अच्छी रेट के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एट टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एंजाइम स्टॉप वर्किंग एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर द एंजाइम एंड डीनेचर। अगर हम बहुत कम टेम्परेचर है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी वो एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। और यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो भी एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन होते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन पे उस पर तो अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु एंजाइम अथवा जो डार्क रिएक्शन होती है पूर्ण रूप से तापमान पर निर्भर करती हैं। 5 से 30 डिग्री के बीच 10 डिग्री तापमान में वृद्धि से फोटोसिंथेसिस की रेट दुगनी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट होता है। अब बात करेंगे वाटर सप्लाई और क्लोरोफिल कंसंट्रेशन की।
व्हाट इज एसेंशियल फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो एक तरह से रॉ मटेरियल होता है वाटर तो फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य पदार्थ है, क्योंकि पौधे द्वारा अवशोषित जल का 1% फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। और मिट्टी में जल की मात्रा जो विल्टिंग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाने पर फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत धीमी पड़ जाएगी। ठीक है। द लेक ऑफ वाटर नॉट ओनली कॉज ऑफ प्लांट टू विल्ट and thereby lose its ability to capture sunlight, but also limit the quantity of carbon dioxide. This happens as when the leaves are dry, they close their stomata in order to conserve water being lost water vapors through them. तो ये भी है, यदि कहते हैं वाटर की कमी है तो स्टोमेटा जो होते बंद हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट पर इफेक्ट तो होना ही है, जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी एक प्रकार से। अब बात करते हैं क्लोरोफिल कंसंट्रेशन की। फोटोसिंथेसिस की बेस पे हम देखें कि तो क्लोरोफिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिगमेंट है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप करने तथा उसका फोटोसिंथेसिस में उपयोग करने का काम जो होता है वो इसी पिगमेंट द्वारा होता है। तो फोटोसिंथेटिक नंबर को एक फार्मूले में डिफाइन किया गया है। फोटोसिंथेटिक नंबर इज इक्वल टू ग्राम ऑफ CO2 एब्जॉर्ब पर आवर्स अपॉन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, अर्थात फोटोसिंथेटिक नंबर 1 ग्राम क्लोरोफिल द्वारा 1 घंटे में कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषित मात्रा होती है। इट कैन अकर ड्यू टू डिजीज, मिनरल डिफिशियंसी और द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग. Lack of iron, magnesium, nitrogen and light affect the formation of chlorophyll and thereby the causes of chlorosis. क्लोरोफिल के नष्ट होने से भी फोटोसिंथेसिस की रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो फैक्टर है जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पोल्यूशन। Pollution of the atmosphere with industrial gases produce soot the block stomata and reduce the transparency of leaves. देखिएगा ये भी यदि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो स्टोमेटा जब बंद हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज में मुश्किल पड़ेगी। अदर पॉल्यूटेंट्स आर ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इन फैक्ट lichens are very sensitive to sulfur dioxide in the atmosphere. Pollution of water affect the hydrophytes. The capacity of water to dissolve gases like carbon dioxide and oxygen is greatly affected. यदि जो पॉल्यूटेड वाटर होगा तो उनकी जो वाटर जो गैसेस को डिज़ोल्व करने की जो पावर है वो भी प्रभावित होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं फोटोसिंथेसिस की रेट को इस प्रकार से कम कर देते हैं। यह प्रभाव CO2 तथा SO2 के राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही है के एक्टिव साइट से संयोजित होने की प्रतिस्पर्धा के कारण भी होती है। जो रेट जो कम हो रही है वो उसका एक रीज़न ये भी है। तो इस प्रकार हमने देखा फोटोसिंथेसिस की रेट में हमने देखा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर एनर्जी. This energy is made available to them by the process of photosynthesis. Man, like other animals, is dependent on the plants for his good food. No photosynthesis, no life. इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ भी हमारी प्रभावित होगी, क्योंकि प्लांट्स द्वारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। अपने लिए खुद के लिए तो भोजन बनाते ही हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए प्लांट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। नो प्लांट नो लाइफ। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।